फेशियल नर्व पाल्सी बेसिकली सेवेंथ क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, उसकी पैरालिसिस की वजह से हो जाती है। तो बेसिकली फेशियल नर्व हमारे ब्रेन से निकलकर हमारे मिडिल ईयर से होते हुए फेस पर मेस्टॉइड से बाहर निकलती है और 5 ब्रांचेस देती है पैरोटिड के नीचे से, जिसको हम पेस एंसेरिनस बोलते हैं। और बेसिकली जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच को हम फ्रंटल ब्रांच बोलते हैं, जो हमारे फोरहेड और आईलिड्स को मोटर सप्लाई करती है। फिर उसके बाद एक ब्रांच होती है जाइगोमेटिकस ब्रांच, जो हमारी स्माइल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर एक होती है बक्कल ब्रांच, जो कि हमारे मुंह के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही साथ उसकी सर्वाइकल और सुपरफिशियल मैंडिबुलर ब्रांच होती है। ये सारे हमारे चीक के नीचे के और यहाँ के जो प्लेटिज्मा है, इसके मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह 5 या 6 ब्रांचेस होती हैं जो हमारे फेस को एनिमेट करती हैं। एनिमेशन का मतलब है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन करते हैं, हम स्माइल करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, तो हमारे फेस के जो मसल्स हैं, इनका जो मूवमेंट है, ये जो नर्व करती है उसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं। अगर इसकी पैरालिसी या इसकी पैल्सी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, तो ऐसे पेशेंट्स का आधा फेस पैरालाइज्ड हो जाता है। तो अगर किसी को फेशियल नर्व पाल्सी है, तो अगर वो स्माइल करेगा तो उसका इस तरह एक साइड का फेस खिंचेगा, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आईज की पैरालिसिस होने की वजह से आंखें बंद नहीं कर पाता है पेशेंट, जिस कंडीशन को हम लेग ऑफ थैलमोस बोलते हैं। इसके अलावा फोरहेड की जो ऊपर ये करने वाला जो मूवमेंट है, हमारी जो फोरहेड की जो रिंकलिंग है, या जिसको हम ऐसे करके, जिसको हम एंग्री लुक बोलते हैं या फ्राउनिंग लुक बोलते हैं, तो वो भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा जब पेशेंट्स खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त खाना बाहर निकल जाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो मसल्स हैं, ये हमारे माउथ की कॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं, जो हमारी कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, जो हम खाना खाते हैं, तो उसको करने पैरालिसिस की वजह से खाना यहाँ से गिर सकता है, लिक्विड्स खासकर यहाँ से गिर सकते हैं। अच्छा, फेशियल नर्व के साथ एक और नर्व चलती है जिसको हम कॉर्डा टेम्पेनाई बोलते हैं। अगर उसके ऊपर भी इंजरी का असर आता है तो कई बार जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा और भी एनिमेशन हमारे फेस के एक्सप्रेशंस हैं, उनमें भी बहुत फर्क पड़ता है। इवन स्माइलिंग, एक साइड की स्माइल होती है, कई बार टीथ शो हो जाता है, कई बार ऑपोजिट साइड की वजह से और इसकी पैरालिसिस की वजह से एक साइड का टीथ शो होने लगता है। आंखों में लॉन्ग टर्म में अगर आंखें बंद नहीं कर पाता है तो कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा टीथ की हाइजीन खराब हो सकती है, स्पीच में भी फर्क आ जाता है। तो ऑल इन ऑल जो 7th क्रेनियल नर्व है, उसके पैरालिसिस से या पैल्सी में पेशेंट का फेस का एक्सप्रेशन, खाने पीने की क्षमता, देखने की क्षमता, इवन स्पीच की, बोलने की क्षमता, थूक सटकने की क्षमता, इन सब पर फर्क पड़ता है। और फेशियल पैल्सी एक ऐसी कंडीशन है जो कि कई कारणों से होती है, जिसके बारे में अपने आने वाले वीडियोस में भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कारण है फेशियल पैल्सी के। और बड़ी ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, नॉट ओनली फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर इस चीज का, क्योंकि अगर देखिए हमारा हाथ होता है, हमारा पैर होता है, इनके मुकाबले फेस सिर्फ एक फंक्शनल ऑर्गन नहीं है, फेस हमारा एक सोशल ऑर्गन भी है। कि हम कहीं भी जाते हैं, हम पहली चीज जो देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति का फेस देखते हैं, और किसी के फेस में अगर डिफॉर्मिटी है, अगर वो रेस्ट में भी होता है, तो फेशियल पैल्सी का पेशेंट रेस्ट में भी एबनॉर्मली एक साइड को नॉर्मल साइड की तरफ शिफ्टेड होता है। तो इट इज नॉट ओनली अ फंक्शनल प्रॉब्लम, बट इट इज ऑल्सो अ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कई लोगों का प्रोफेशन होता है जो इससे इफेक्ट होता है, कि वो अपने काम में, उनकी सोशल डीलिंग इतनी होती है, उनको कंटिन्यूसली बोलना होता है, एंड दे आर पार्ट ऑफ मेनी मीटिंग्स। So definitely facial palsy has not only functional, anatomical, but social and economical effects as well. फेशियल नर्व पैल्सी के अगर हम कारणों को देखें, सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन, उसके बाद ट्यूमर, उसके बाद ट्रॉमा, उसके बाद इडियोपैथिक भी हो सकता है और कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। कई बार एक्यूट वायरल इन्फेक्शन की वजह से पैल्सी होती है, जिसको हम बेल्स पैल्सी बोलते हैं, वो सबसे कॉमन हम देखते हैं। ये मोस्टली कई बार सेल्फ लिमिटिंग होती है, कई बार इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कई बार स्टेरॉइड्स और ये सब दिए जाते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है, कॉमनेस्ट जो हम देखते हैं बेल्स पैल्सी। फिर हम आते हैं ट्यूमर। कई बार ब्रेन स्टेम के पास कोई ट्यूमर होता है। एक्चुअली फेशियल नर्व का जो ओरिजिन है वो पॉन्स से है, और फेशियल पॉन्स एक ब्रेन स्टेम के पास एक जगह है जहाँ पर फेशियल नर्व न्यूक्लियस होता है। उसके आसपास का कोई भी ट्यूमर होता है तो वो फेशियल नर्व पैल्सी कर सकता है ग्रो करते हुए। कोई और ट्यूमर जो मिडिल ईयर का ट्यूमर है, इस तरह का कोई श्वानोमा है, नर्व शीथ का ट्यूमर है, नर्व का ट्यूमर है, ये सब भी फेशियल नर्व पैल्सी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कई बार ट्रॉमा। कई बार हम अपने प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि कोई आ गया जिसके ऐसे शार्प कट लग गया, यहाँ पर फेस पे कोई कट लग गया, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कि इस एरिया में
इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई शार्प कट लग जाता है तो उससे भी फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है। कई बार फेशियल नर्व पाल्सी इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन में अटैक आ जाना, ब्रेन में किसी कारण से सप्लाई खत्म हो जाना ब्रेन के उस पार्ट की, या ब्रेन में कोई हेमरेज हो जाना, जो कि पॉन्स और इसके न्यूक्लियस के आसपास के एरिया में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो भी फेशियल नर्व पाल्सी हो जाती है। रेयरली हमने देखा है फेशियल नर्व पाल्सी कॉन्जेनिटल कंडीशंस में, और कई बार इडियोपैथिक किसी कारण हमें पता नहीं चलता बट फेशियल नर्व पाल्सी हो जाती है। तो ये सारे इसके कॉमन कॉजेज हैं। अब हम आते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या है। बेसिकली एक स्टेज होती है जिसको हम एक्यूट स्टेज बोलते हैं, एक स्टेज होती है सब एक्यूट स्टेज, उसके बाद ये क्रोनिक स्टेज में डेवलप हो जाता है। तो जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से जिसकी वजह से फेशियल नर्व पाल्सी होती है, जैसे कि बेल्स पाल्सी है या फिर कोई कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हो रही है, किसी ट्यूमर की वजह से या किसी और कारण से, उन केसेस में एक्शन लेना बड़ा जरूरी है और कई बार उससे वो रिवर्ट भी हो जाती है। तो एक्यूट फेज की इंपॉर्टेंस ये है, कई बार स्टेरॉइड देने से या कई बार किसी कंप्रेशन से अगर फेशियल नर्व पाल्सी हुई है तो उसको डिकम्प्रेस करने से इसका इलाज हो सकता है। फिर एक बार जब एस्टैब्लिश हो जाती है फेशियल नर्व, तब उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से करते हैं, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फेशियल नर्व की ग्रेडिंग भी की गई है। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 करके ग्रेडिंग है जिसमें इसकी सिविरिटी के बारे में बताया गया है। तो ग्रेड 1 इज नियर नॉर्मल फंक्शन, ग्रेड 2 इज माइल्ड वीकनेस, ग्रेड 3 इज मॉडरेट वीकनेस एंड ग्रेड 4 इज सिग्निफिकेंट वीकनेस और ग्रेड 5 इज कंप्लीट पैरालिसिस। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग है जिसके हिसाब से हम फेशियल नर्व की वीकनेस को हम समझ सकते हैं और इसको हम इसके आगे हम इसको कैसे डायग्नोज करना है या क्या आगे करना है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। फेशियल नर्व पाल्सी को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो पहला स्टेप होता है कि हिस्ट्री का मतलब है कि कैसे शुरुआत हुई। हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, अचानक से आपको कभी कोई बुखार तो नहीं आया, या फिर आपके कोई कान में सडनली कोई दर्द तो नहीं हुआ, कान में कोई झंझनाहट की आवाज तो नहीं है। कारण यह है कि कान का इसलिए पूछते हैं कि कान में कई बार पैथोलॉजी होती है मिडिल ईयर में जिसकी वजह से फेशियल नर्व पे कंप्रेशन हो रहा हो। फीवर आया तो हम बेल्स की तरफ जाते हैं, या फिर अचानक से चक्कर खा के गिर गए तो स्ट्रोक की हिस्ट्री होती है। तो पहली चीज है एग्जैक्टली ये कैसे शुरू हुआ, ऑनसेट कैसे शुरू हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम इसमें क्या चीजें करा सकते हैं ये देखने के लिए पहली चीज है पेशेंट को स्माइल करने को बोला जाए। अगर पेशेंट स्माइल कर रहा है और उसमें डिविएशन है, इसका मतलब एक साइड की फेशियल नर्व वीक है, जो नॉर्मल साइड होगी उस तरफ फेस पुल होगा, जिस साइड फेशियल पाल्सी वो एकदम फ्लैट रहेगा। तो एक तो स्माइल है। दूसरा हम बोलते हैं पेशेंट को अपनी आईज को बहुत जोर से बंद करने के लिए। दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट, इससे हमें पता चल जाता है कि जो फ्रंटल ब्रांच है फेशियल नर्व की वो काम कर रही है कि नहीं। तीसरा होता है कि आईब्रोज को ऊपर उठाने के लिए, इस तरह ब्रोज को ऊपर उठाने के लिए ये बोलते हैं। तो ये कई सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। अब हमें ये सब करते वक्त ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जैसे अगर हम माने कि पेरिफेरल नर्व की कोई प्रॉब्लम है, यानी फेशियल नर्व जब ब्रेन से निकल चुकी थी उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई है, तो पूरा फेस इन्वॉल्व होगा, यानी फोरहेड, चीक, लोअर जॉ सब कुछ इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर वो ब्रेन के लेवल पे है तो कई बार फोरहेड की स्पेयरिंग हो जाती है क्योंकि उसका क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए कि स्ट्रोक हुआ तो फेशियल पाल्सी किस तरह की होगी, या फिर बेल्स पाल्सी है, कोई लोकल नीचे का ट्रॉमा है तो उसमें फेशियल पाल्सी कैसे होगी। तो ये एक आगे अलग पॉइंट है। अब हो गया एग्जामिनेशन, नाउ वी कम कि आगे क्या चीज कराते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होता है डायग्नोस्टिक मोडालिटी, वो होता है इमेजिंग। इमेजिंग में या तो हम सीटी स्कैन कराएं या फिर हम एमआरआई कराएं। अगर तो हम ब्रेन के लेवल पर इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एमआरआई हमको ज्यादा अच्छी आइडिया देता है। लेकिन अगर हम मिडिल ईयर की पैथोलॉजी जिसमें बोनी पैथोलॉजी इन्वॉल्व है तो हमें सीटी स्कैन बोन के बारे में ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमने जब क्लिनिकल अपना एग्जामिनेशन किया उसी वक्त हमें थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि भाई आगे इसमें एमआरआई कराना है या सीटी स्कैन कराना है। तो ये तो हो गया इमेजिंग जिसमें एमआरआई सीटी दोनों का डेफिनेटिव रोल है। उसके बाद हम आते हैं ईएमजी एनसीडी। ये हमारा जो है किसी भी नर्व को स्टडी करने के लिए बड़ा अच्छा एक मोडालिटी। इसमें हमेशा कंपैरिजन होता है ऑपोजिट साइड के नर्व से। तो हम देख सकते हैं कि किन मसल्स को ये नर्व सप्लाई करती है, उनका मायोग्राफ कैसा है और नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी कैसे, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि क्या इज इट अ न्यूरोपैथी, इज इट अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो इससे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और कभी कभी प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या नर्व में रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और यूजुअली ईएमजी एनसीवी 6 to 8 वीक्स के बाद कराना चाहिए क्योंकि इनिशियल ईएमजी एनसीवी हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन सारी इन्वेस्टिगेटिव मोडेलिटीज से बाय हिस्ट्री टेकिंग, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, बाय सीटी स्कैन, एमआरआई एंड ईएमजी एनसीवी हम लोग काफी हद तक 90-95% तक श्योर होकर डायग्नोज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोकलाइज कर सकते हैं कि फेशियल नर्व के किस पार्ट में इंजरी है एंड देन वी कैन प्लान फॉरवर्ड कि हमें क्या करना है। डेफिनेटली फेशियल नर्व पाल्सी का इलाज है
हम, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा इसी सीरीज में, हमने फेशियल नर्व पैल्सी के कारणों को लिस्ट किया था कि किन कारणों से हो सकते हैं। तो हम उन्हीं कारणों के साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल। वायरल में हमने बताया था बेल्स पैल्सी और बैक्टीरियल में लाइम्स डिजीज होता है। आई टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन कॉज बेल्स पैल्सी। तो बेल्स पैल्सी में क्या करें अगर किसी को हो जाता है तो यूजुअली इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि अपने आप ही वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आप ही काफी हद तक ठीक हो जाता है। इसमें सपोर्टिव मेजर्स होते हैं जिसमें आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपको कई बार स्टेरॉइड्स भी देता है, कई बार रेस्ट, हाइड्रेशन और नर्व के टॉनिक्स देते हैं, तो उससे काफी हद तक रिकवरी हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है। तो ये तो हो गए हमारे इन्फेक्शन वाले कॉजेस। अब हम आते हैं दूसरा वाला, कंप्रेशन न्यूरोपैथी, जिसके बारे में अगर कोई कारण है, जैसे मिडिल ईयर के सिम्टम्स आ रहे हैं और हमने इन्वेस्टिगेट किया, सीटी स्कैन में हमें लग रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको एज अर्ली एज पॉसिबल डिकम्प्रेशन करना पड़ता है। इसमें कई बार स्कल बेस तक जाना पड़ता है। इसमें न्यूरोसर्जन, ईएनटी सर्जन सब मिलके इन्वॉल्व होकर इसका डिकम्प्रेशन करते हैं। ये हो गया कि डिकम्प्रेशन की वजह से अगर हो रहा है तो उसका क्या इलाज है। उसके बाद हम आते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कई तरह के होते हैं। कई बार ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कई बार ब्रेन में ऐसे पार्ट में होते हैं जिसको निकालना ही जरूरी है, तो उसमें तो परमानेंट फेशियल नर्व पैल्सी हो गई। उसका क्या इलाज है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। पर अगर कई बार ऐसे नर्व शीट ट्यूमर्स होते हैं जिससे हम नर्व को बचा के निकाल सकते हैं, तो कई बार हमारे को भी एज अ नर्व सर्जन बुलाया जाता है कि किसी तरह शॉनोमास हैं, कुछ तरह के ट्यूमर्स हैं जिनमें नर्व को बचा के निकाल सकते हो, तो यस डेफिनेटली वो करके हम उसको नर्व को बचा लेते हैं। तो ये तो हो गया ट्यूमर। चौथा हमने कारण बताया था स्ट्रोक। स्ट्रोक की जो पैल्सी है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है कि ब्रेन को जितना डैमेज होना था हो गया। अब कुछ इमीडिएटली उसमें 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक कुछ नहीं करना होता। हम स्ट्रोक की रिकवरी की होप करते हैं और इन द मीन टाइम सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स चालू रखते हैं। कई बार जब काफी रिकवरी हो जाती है लेकिन पर्टिकुलर फेस की रिकवरी अगर नहीं होती, तो देन 1-1.5 साल के बाद डेफिनेटली देयर आर सम सेकेंडरी प्रोसीजर्स जैसे कि टेंडन ट्रांसफर, जिनके बारे में मैं बात करूंगा। वो पॉसिबल है इन पेशेंट्स में जिनको स्ट्रोक के बाद पैल्सी हुई है और जिसका अपने आप सेल्फ लिमिटिंग ठीक नहीं हुआ है। और इसके अलावा हम आते हैं चौथी चीज पे, जो है ट्रॉमा। ट्रॉमा में तो सोचना ही नहीं है, अगर कुछ कट है तो उसको इमीडिएटली एक्सप्लोर करके सर्जिकली उसको रिपेयर कर देना चाहिए। कहीं भी कोई कट लगा है तो उसमें एज अ प्लास्टिक एंड नर्व सर्जन हम लोग जाते हैं और अच्छे से उसको रिपेयर करके ग्लू से, जो भी हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वी कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। फिर हम आते हैं कि लास्ट में हाइड्रोजेनिक या कई सर्जरी हो रही थी उसकी वजह से हो गया, ट्यूमर की वजह से हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास अब 2 सब ग्रुप बन जाते हैं। एक होता है कि एक्यूट इंजरी में जिसमें 2-3 महीने ही हुए हैं और हम क्या करेंगे, और एक होता है क्रोनिक इंजरी जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, तो उसका मैनेजमेंट क्या है। तो एक्यूट इंजरीज में तुरंत सर्जरीज करने का रोल है, जिनके बारे में मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और क्रोनिक इंजरीज में भी सर्जरीज पॉसिबल है, लेकिन वो अलग तरह की होती हैं, उनके बारे में भी मैं फ्यूचर वीडियोज में डिस्कस करूंगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब हम उस कंडीशन में आ गए हैं जिसमें जो प्राइमरी मेडिकल मैनेजमेंट था नर्व का वो हो चुका है, अब तो डेफिसिट हो गया है। डेफिसिट का मतलब है कि अब नर्व की रिकवरी का एंड स्टेज आ गया, इससे ज्यादा ठीक नहीं होने वाली। यानी अगर 3 महीने हो गए हैं, स्ट्रोक्स को छोड़ दीजिए, ऐसी मेडिकल कंडीशंस को छोड़ दीजिए, बट सर्जिकल कंडीशंस की वजह से अब आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, अब इसका रिकंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जैसा कि आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, आई ऑलवेज बीन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चोट में, किसी भी नर्व की चोट में 2 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है उसमें प्राइमरी नर्व रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। वो आप मान लीजिए चोट के लगने के 1 साल के अंदर अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको नर्व रिकंस्ट्रक्शन से ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली नर्व रिकंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स जो सेकेंडरी प्रोसीजर्स हैं उनसे बेटर होते हैं। तो इसी तरह फेशियल नर्व के साथ भी है कि अगर पेशेंट हमारे पास 2 या 3 महीने में आ जाता है और ये कंफर्म्ड है कि अब उसकी अपने आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं होनी है, तब हम एक डिसीजन लेते हैं कि यस वी कैन गो अहेड विद अ सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें अगर हम ट्रॉमा के केसेस देखें जिनमें शार्प कट है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें हम प्राइमरी नर्व रिपेयर कर सकते हैं। यानी नर्व के 2 एंड्स को फ्रेश करके कुछ फाइन सुचर जैसे 9-0 या 10-0 से 2 टैगिंग स्टिचेस लगा के हम फिब्रिन ग्लू लगा के उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी रिपेयर। लेकिन कई बार चोट इस तरह लगी होती है कि नर्व का गैप बन जाता है, तब वापस हम उस पर जाते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, सूरल नर्व ग्राफ्टिंग, उससे केबल ग्राफ्टिंग करके उस गैप को फिल किया जा सकता है। इसके अलावा नर्व के प्रोसीजर्स में और बहुत सारे प्रोसीजर्स अब आ गए हैं जो कि हम कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑपोजिट साइड की नर्व को के साथ इसको जोड़ दें, जिसको हम क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा हम किसी और डोनर से, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस में एक्स्ट्रा प्लेक्सल हम लाते थे, इसी तरह हम कहीं और की नर्व्स को भी इसमें ट्रांसफर करते हैं, जिसके बारे में भी आने वाले फ्यूचर के उसमें वीडियोस में बात करूंगा। तो नर्व रिकंस्ट्रक्शन का एडवांटेज ये होता है कि जो पहला है कि इसका रिजल्ट आने में, अगर कोई हमारे पास में ही कोई चोट लगी है तो जल्दी ही रिजल्ट आता है, 3 से 6 महीने से 9 महीने में रिजल्ट आ जाता है।
दूसरा इसका यह है कि इसका रिजल्ट ज़्यादा एनाटॉमिकल होता है। जब भी हम सेकेंडरी प्रोसीजर करेंगे तो टेंडन ट्रांसफर या कुछ भी करेंगे, उसमें टेंडन का जो फंक्शन है, अगर 5 पावर है तो 4 पावर आ जाएगी। कभी भी वो जितनी पावर है एक पॉइंट पावर जरूर लूज करता है। तो इसलिए प्राइमरी नर्व रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज फेवर्ड एंड इट ऑलवेज गिव्स बेटर रिजल्ट्स। तो इसलिए ये तो हो गया प्राइमरी नर्व रिकंस्ट्रक्शन की बात। क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्टिंग, बेसिकली ये एक बहुत ही इट्स अ नोवल टेक्निक, जिसमें किसी को अगर एक साइड की फेशियल पाल्सी है, उसको हम दूसरी साइड जो कि नॉर्मल साइड है, वहाँ के हमने बताया था कि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच को लेकर वहां से हम एक ग्राफ्ट लेकर इस साइड को जोड़ते हैं। इसको हम क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्टिंग करते हैं, बोलते हैं। बेसिकली कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास 2-3 महीने से लेकर 6-8 महीने तक आ जाता है और उसका ये एश्योर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूमर का केस है जिसका किसी का सीपी एंगल का ट्यूमर है, वहां पर वो ट्यूमर निकाला, उसके बाद उस ब्रेन के उस हिस्से पर असर पड़ा जो ट्यूमर की में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से एक साइड की फेशियल पैल्सी हो गई। तो ये कंफर्म्ड है कि ये नर्व अभी रिकवर नहीं करेगी। इन पेशेंट्स को हम CFNG यानी क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्टिंग का ऑफर दे सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है ऑपरेशन, इसमें हमें दोनों साइड से हम हेयर लाइन के अंदर से इस तरह से फेसलिफ्ट इंसिजन बोलते हैं, खोलते हैं। चेहरे पर कोई निशान नहीं आता, दोनों साइड जाकर हम इस साइड, जैसे सपोज किसी की लेफ्ट साइड की फेशियल पैल्सी है, इस साइड की हम जो मेन 2-3 ब्रांचेस हैं, जैसे कि एक ब्रांच है हमारी स्माइल की जो ज़ाइगोमेटिकस को सप्लाई करती है और एक बक्कल, ये 2 मेन ब्रांचेस को अगर हम मान के चलें, इनमें से किसी एक ब्रांच को, पर्टिकुलर ब्रांच को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी साइड नॉर्मल साइड जाकर हम इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम ये ध्यान रखते हैं कि वो ब्रांच मल्टीपल ब्रांच दे रही है, जिससे इस साइड वीकनेस ना आए, वो हम नर्व स्टिमुलेटर से कंफर्म कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम स्लिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम एक टनल माउथ के अंदर से खोलकर एक टनल बना लेते हैं और फिर हम सूरल नर्व ग्राफ्टिंग करते हैं। हमारे पैर में एक सूरल नर्व होती है जिसका हम ग्राफ्ट ले लेते हैं और हम इस टनल से उस ग्राफ्ट को पास कर देते हैं और इस साइड जो नॉर्मल साइड है उस साइड की कट नर्व से जोड़ के ग्लू लगा के ऑपोजिट साइड जिस साइड करंट डालना है उसमें जोड़कर हम इसको प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। इसको क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्टिंग करते हैं, बोलते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं करते हैं, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का नर्व ग्राफ्ट, कई बार ज्यादा बड़ा भी नर्व ग्राफ्ट लग सकता है। तो ऐसे में हम, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, साथ ही साथ एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेबी सिटिंग प्रोसीजर। बेबी सिटिंग का मतलब कि जब तक बच्चा होता है, जब तक उसकी मदर वहाँ घर पर नहीं आती, तब तक उसका ख्याल रखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसी के प्रेमाइस पे बना है। इस ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो इंजर्ड साइड है फेशियल नर्व पाल्सी, इस केस में जिसको मैं रिप्रेजेंटेटिव केस में मैं लेफ्ट साइड बता रहा था, इस साइड कुछ मसल्स हमारी बची होती है, जैसे कि मेसेटर मसल जो हमारे टीथ को क्लेंच करती है, क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई अलग से है। तो मेसेटर नर्व की एक ब्रांच को हम लेकर इसी इंजर्ड साइड पे हमने ज़ाइगोमेटिकस की ब्रांच में डाला, दूसरा हम बक्कल ब्रांच में इस मेसेटर नर्व की एक ब्रांच को भी डाल देते हैं और ये काम करता है बेबी सिटिंग का। इसका मतलब है कि आने वाले 3 से 4 महीने में मेसेटर का कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ फेस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड से जो हमने नर्व ग्राफ्ट रखा है वो लगभग 20 सेंटीमीटर का, उसको आने में 1.5 साल लगेगा। अगर हमने बेबी सिटिंग प्रोसीजर नहीं किया होता तो ये मसल्स 1.5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती। उस वजह से देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें चोट लग सकती है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसलिए हम एक बेबी सिटिंग प्रोसीजर भी करते हैं, जिससे मेसेटर नर्व की जो ब्रांच है वो तब तक इसको एनिमेट करती है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि पेशेंट जब खाना खाता है, चबाता है, तो थोड़ी स्माइल इस साइड आती है, बट आई थिंक दैट इज एन एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट, क्योंकि जब हमारी ये नर्व यहाँ पहुंचती है तो ये सिनकाइनेसिस कर देती है। सिनकाइनेसिस का मतलब है कि जब इस साइड की स्माइल आएगी तो इस साइड की स्माइल आएगी। तो इस तरह ये एक नोवेल टेक्निक क्रॉस फेस नर्व ग्राफ्टिंग along with baby sitting procedure is an excellent technique to give hope to patients who have acute onset facial palsy in which there is no chance of recovery। कहने का मतलब है जिनकी फेशियल पाल्सी 3 महीने पुरानी हो गई और चांस कोई नहीं है रिकवरी का, उन पेशेंट्स के लिए ये टेक्निक आइडियल है, rather than going for more complex procedures जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जैसे फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर या फिर टेंडन ट्रांसफर फेशियल नर्व के लिए। तो देखते रहिए, अगले आने वाले वीडियोस में मैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के बाद में बात करूंगा, और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक जिसको हम गोल्ड वेट बोलते हैं उसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू दोस्तों। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 2-3 साल बाद, जिनको फेशियल पाल्सी है या जिन लोगों को जन्म से फेशियल पाल्सी है, जिनके पास कोई होप ही नहीं थी। अब कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम उनको कुछ होप दे सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक साइड की पैल्सी है और उसका नर्व प्रोसीजर करना रह गया है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर, जिसमें हम पार्शियल ग्रेसिलिस मसल ट्रांसफर करते हैं, और दूसरा होता है प्रोसीजर्स लाइक टेंडन ट्रांसफर्स, जैसे टेम्पोरलिस स्लिंग प्रोसीजर, मेसेटर ट्रांसफर, इस तरह के टेंडन ट्रांसफर
होते हैं जिससे हम इन मसल्स के फंक्शन को हम रेप्लिकेट करते हैं हमारे फेस के फंक्शन में। तो मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। दोस्तों अगर आप मेरे ब्रेकियल प्लेक्सस की सीरीज को देख रहे हो तो वहां भी हमने FFMT की बात की थी, उसमें भी हमने ग्रेसिलिस यूज किया था। उसमें और फेस में बहुत फर्क है। उसमें हमें बहुत लंबी ग्रेसिलिस मसल लेनी पड़ती है, हमें टिबिया का पेरियोस्टियम भी लेना पड़ता है। इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें हमें बहुत ही टारगेटेड एक छोटा सा पोर्शन लेना पड़ता है ग्रेसिलिस मसल का, क्योंकि फेस में अगर हम देखें तो बहुत जगह नहीं है। अगर हम इतनी बड़ी मसल लगा देंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑब्चुरेटर नर्व जहां से फेशियल ये ग्रेसिलिस मसल से निकल रही होती है उसके आसपास का कुछ पार्ट लेते हैं, साथ ही साथ इसकी वेसल्स लेते हैं और इस मसल को हम यहाँ पर पीछे ज़ाइगोमेटिक आर्च के पीछे और यहाँ पर हमारे फेस के मॉड्यूलस पे दोनों ऊपर और नीचे या एंगल ऑफ माउथ पर अटैच करते हैं। और जो नर्व है, कई बार हम मैसेटर की नर्व लेते हैं, उसको हम इससे न्यूरोटाइज करते हैं और वेसल्स हम फेशियल वेसल्स से भी इसको आर्टेरियलाइज और वीनस एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो इनसे ये करने के बाद 1.5 साल में इसका फंक्शन मूवमेंट का आ जाता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है 6 महीने के अंदर। तो ये तो हो गया फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। लेकिन कई केसेस में पेशेंट बोलता है कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं करना, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। उनमें से एक होता है मैसेटर मसल ट्रांसफर, यानी ये जो हमारी क्लेंचिंग वाली मसल है इसका ट्रांसफर हम फेस के एंगल पे कर देते हैं। तो जब पेशेंट क्लेंच करता है तो उसका ये जो मूवमेंट है इस तरफ पुल होने लगता है। तो एक टेक्निक है। इसके अलावा और एक अच्छी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरलिस स्लिंग। उसमें क्या होता है, 2-3 मॉडिफिकेशंस हैं। एक मॉडिफिकेशन में हम टेम्पोरलिस स्लिंग को आईलिड्स के अंदर यूज करते हैं और उससे जब टेम्पोरलिस मसल यानी ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आईलिड बंद हो जाती है। दूसरा है, वहां से हम एक्सटेंशन ग्राफ्ट लगाकर एंगल ऑफ माउथ में भी लगा सकते हैं कि जिससे टेम्पोरलिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो माउथ ऊपर पुल होगा। लेकिन इन सब टेक्निक्स में एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि इनके अगर हम देखें हमारी स्माइल का वेक्टर का मतलब होता है किन डायरेक्शंस में स्माइल होती है। तो स्माइल 1, 2, 3, 4 डायरेक्शंस में हमारे फेस की मूवमेंट से होती है, जो कि ये टेंडन ट्रांसफर या ये मसल ट्रांसफर्स ये 4 या 5 वेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वेक्टर प्रोवाइड करते हैं। बट डेफिनेटली अगर किसी का फेस बिल्कुल ही एनिमेटेड नहीं है उसके लिए तो इट इज अ बोन इन डिस्गाइज के उसका फेस मूव होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल स्माइल हो जाएगी तो इवन विद दीज प्रोसीजर्स टू अटेन अ डिग्री ऑफ 100% normalcy is not possible, but 60 to 70 and to some cases 80 to 90% normalcy can be achieved with these cases, जैसे कि free functioning muscle transfer and tendon transfers for nerve reconstruction। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बात की कि हम फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर या टेंडन ट्रांसफर से किस तरह 70 से 80% तक रिजल्ट ले आते हैं। कई बार इन प्रोसीजर्स के साथ हमें कुछ एक और चीज ऐड करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बोटॉक्स। बेसिकली बोटॉक्स क्या है, वो हमारे शरीर की कोई भी मसल को पैरालाइज कर सकता है। तो जैसे हमने कोई फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर किया, थोड़ा सा ऑपोजिट साइड नॉर्मल साइड में अगर हम टचअप बोटॉक्स दे देते हैं तो फिर फेस की सिमेट्री ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करो, सिर्फ कुछ ऐसा कर दो कि फेस कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाए। तो उन केसेस में मैं कुछ 4 यूनिट्स ऐसे करके फेस के कुछ पर्टिकुलर मसल्स को दे देते हैं, जिससे जो नॉर्मल साइड है उस पेशेंट की वो भी थोड़ी वीक हो जाती है और जो उसकी स्ट्रॉन्ग स्माइल बन रही है जब वो स्माइल करता है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और उससे काफी सिमेट्री आ जाती है। तो बोटॉक्स इज अ टेम्पोराइजिंग मेजर इन फेशियल पैल्सी। थोड़ा सिमेट्रीज, कई लोगों के इवेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि वो लोग फेशियल पैल्सी के साथ जीना सीख गए हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स में उनको, जैसे कोई सोशल इवेंट हो गया, वो मेरे पास आते हैं कि थोड़ा सा बोटॉक्स लगा दो। बोटॉक्स से क्या होता है, 1-2 हफ्ते के बाद वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और ये 4 से 6 महीने तक रहती है, तो उससे थोड़ी सिमेट्री बेटर हो सकती है। दूसरा इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है लेग ऑफ थैलेमस के लिए, जो फेशियल पैल्सी का पार्ट है। पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो आंख बंद करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे आईलिड की जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस की वजह से वो बंद नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो ऐसे केसेस में एक टेक्निक है जिसको हम गोल्ड वेट इंसर्शन बोलते हैं। इसमें करीब 1.5 से 2 ग्राम के बीच के वेट का करीब 3 मिलीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक पत्ती बनाते हैं हम गोल्ड की। उसको पहले हम आंख पे टेप से लगाकर चेक करते हैं कि उसकी पेशेंट की आंख उसके वेट से बंद कर पा रहा है कि नहीं। वो अगर वो कर लेता है तो हम एक ऑपरेशन करके, ये लोकल एनेस्थीसिया में भी हो जाता है, हम टार्सल प्लेट जो हमारे आंख के इस हिस्से में होती है, ऑर्बिकुलर है, और एक मसल को खोल के टार्सल प्लेट पे जाके, जो कि व्हाइट होती है, उसको आइडेंटिफाई करके इस गोल्ड प्लेट को नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के साथ टार्सल प्लेट के साथ लगा देते हैं और उसको फिर हम वापस कवर करके बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो गोल्ड वेट है वो आंख को एक ऐसा कंडीशन दे देता है कि पेशेंट कोशिश करता है तो उसकी आंख अपने आप बंद हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेशियल पैल्सी का जो लेग ऑफ थैलेमस है उसकी वजह से कंटिन्यूअस कॉर्नियल एक्सपोजर होने की वजह से एक्सपोजर केराटिटिस होने का बड़ा चांस रहता है। तो इट्स अ वेरी नोबल टेक्निक एंड विद वेरी सेटिस्फाइंग एंड ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स।